सो हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट हो चुकी है और होपफुली आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे होंगे। और जैसे आप सभी को पता है कि मार्च में मेंस होने वाला है, ऐसा हमें एमपीपीएससी के शेड्यूल से पता चल रहा है। और इस मेंस को लेके मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक जो संशय बना हुआ है, एक जो सबसे बड़ा डर है, वो है मेंस का पेपर 3। क्योंकि अगर आप कुछ प्रीवियस एस्पिरेंट से बात करोगे, कुछ पुराने एस्पिरेंट से बात करोगे, या जो लोग लगातार मेंस लिख रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, तो आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि जब उनका मेंस का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं मेंस रुक गया। फिर अब उनसे बात करो तो कहते हैं कि पेपर 1 अच्छा गया, पेपर 2 अच्छा गया, शायद पेपर 3 का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ जो मिनिमम कट ऑफ होता है। या तो फिर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि हो सकता है नंबर ही कम रहेगा, ऐसा एस्पिरेंट्स का ही मानना है। और इसके बारे में अभी पूर्ण रूप से पता भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि 5 सालों से लगातार कोई कंप्लीट एक रिजल्ट नहीं आया। तो हमें अभी आरटीआई के थ्रू कॉपीज भी नहीं देख पाए, लेकिन सभी बच्चों ने ओवरऑल जो अपना वो एजम्पशन लिया है वो यही कि पेपर 3 हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। क्योंकि अगर हम 2020-2021 के मेंस के पेपर को उठा के देखेंगे तो एमपीपीएससी ने लेवल बढ़ाया है ना। मैक्सिमम जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, उनको तो तकलीफ है फिर भी वो साइंस के होने के बावजूद, लेकिन कुछ ऐसे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए बहुत सारी समस्या है। तो इसी समस्या को आपकी दूर करने के लिए आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं डॉक्टर अनमोल पाठक सर से, जो खुद फॉरेस्ट रेंजर सेलेक्टेड है। तो आपसे हम दोनों चर्चा करेंगे कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, जो मुझ तक आए हैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन में, मैं उनसे पूछूंगा और आपके सॉल्व जो दिक्कत है उनको सॉल्व करने की सर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अनमोल पाठक सर से। थैंक यू सर। हेलो सर। नमस्कार बच्चों, आप लोगों के सवालों के लिए सर ने मुझे कहा कि इनका जवाब देना ज़रूरी है सर, और अभी देना ज़रूरी है क्योंकि समय बच्चों के लिए बड़ा क्रूशियल है। तो सर के इस कहने पे मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। जी बताएं सर, हुक्म करें। सर, एक बच्चों का एक बहुत कंसर्न ये होता है, सबसे पहले तो साइंस में उनको एक मार्केट में बहुत वो वहम दे दिया गया है कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ो 6 से लेके 12 तक। और एक बहुत बड़ा वो कि आप देखोगे पिछले बार एंट्रोपी 11 मार्कर में पूछा। बिल्कुल सर। 11 मार्कर में बिना हाथ पैर के क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल सर। मैक्सिमम एंट्रोपी आता भी हो तो 2-3 लाइन का बनता है। ठीक सर। तो ऐसे क्वेश्चन को, और एक तो सबसे पहली बात है सोर्स, कि हम साइंस में कितना डीप जाए और साइंस में कितना लेके चलना, और क्या नोट्स मेकिंग की भी जरूरत है क्या, थोड़ा बिल्कुल सर। अगर एक चीज ध्यान से देखें तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे सर। 2 मिनट के लिए स्टाइलस सुधार लाऊंगा सर। जैसे 20 में उनने केमिस्ट्री में एक सवाल पूछ लिया था, VACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बच्चों ने बोला 11 नंबर में केमिस्ट्री का सवाल ऐसा आया जो टिप्पा नहीं पड़ा। फिर उनने बाद में आके पूछ लिया एंट्रोपी फिजिक्स से नेक्स्ट ईयर, बोले 11 नंबर का ऐसा सवाल जो टिप्पा नहीं पड़ा। सर मैं केवल ये बोलना चाहूंगा 11 नंबर के एक सवाल थे जो नहीं बन रहे थे, बाकी 9 तो बन रहे थे। और 9 में से बाकी, अगर उस 9 में से बात की जाए तो 6 से 7 सिंपल थे सर, काफी सिंपल थे। 11 के 2 नहीं बन रहे थे, लेकिन साइंस का पेपर था ना सर, तो गेम हो गया, आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी सब्जेक्ट में भी 11 नंबर का एक आध नहीं बनता है, 5 नंबर के 1-2 नहीं बनते हैं सर। साइंस एक सबसे बड़ा डर है, ये और कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक डर है सर। बना दिया जाता है कि बच्चों को कहां से लेकर कहां तक की एनसीईआरटी पढ़ो, 12 तक की। सर इतनी एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाता है, ये नीट के बच्चे पढ़ते हैं। इतना डीप हमको जाने की आवश्यकता हमें कितना ले जाना है सर इसमें सिलेबस? बेसिक बात है, अगर सिलेबस की बात की जाए, हमको सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर छांटने हैं, कंप्लीट जाने की जरूरत नहीं है सर। साइंस की सबसे अच्छी बात है कि साइंस जो सब्जेक्ट है ना, वो एक निरपेक्ष सब्जेक्ट है, एब्सोल्यूट है सर, रिलेटिव नहीं है। वहां पर आपसे मूल्यांकन, विश्लेषण, एनालिसिस नहीं करवाते। न्यूटन के 3 नियम है, 3 नियम लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 11 में से 9 नंबर की मार्किंग के चांसेस हैं, जो 1 और 2 में कम रहती है सर। टेक्नोलॉजी एक ऐसा इशू होता है जिसके अंदर बच्चे बोलते हैं कि कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी किताब पढ़े। सर बेसिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा जो अगर बात की जाए, एकदम टिपिकल बेसिक टेक्नोलॉजी को आप उसको फोकस कर ले और करंट से अपडेट करते रहे सर, वहां पे कार्यक्रम बन जाता है सर। ये क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या इनको छोड़े फिर एग्जाम में? सर इनको छोड़े नहीं, अगर हम ध्यान से देखेंगे VACPR आया था सर। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े होते, तो मैं नहीं कह रहा परमाणु यहां तक ही अच्छे से पढ़े होते, संयोजकता तक, वैलेंसी तक पढ़े होते, तो मैं नहीं कह रहा VACPR में आप 8 नंबर लेके आते, लेकिन 3, 4, 5 नंबर की जुगाड़ जरूर हो जाती सर। टॉपिक छोड़ नहीं सकते, पर जैसे ही हम टॉपिक को वो किताबी लैंग्वेज में पढ़ना चालू करते हैं सर, वो डराने लगता है। मतलब सर मैं जितना समझ पा रहा हूँ एज ए एस्पिरेंट,
कि हमें अगर कोई भी टॉपिक दिया है तो एक तो बेसिक, जैसे यहाँ परमाणु दिया है तो परमाणु की डेफिनेशन आप बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सर। कर लीजिए। यहाँ पे परमाणु के मॉडल्स दिए तो जो 5-5 जो है वो आपके बोहर मॉडल वगैरह जो है बिल्कुल उनको सर। आप कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल 5-5 सर। मार्कर है बना बिल्कुल लीजिए। सर। और फिर अब यहाँ पर ये वाला जो वैलेंसी वाला पॉइंट है, अब ये बच्चे छोड़ के गए थे, तो हाँ। आपका कहना है कि वैलेंसी में अगर ये थ्योरीज पढ़ लेते या ऊपर ऊपर से थ्योरीज देख लेते तो एक ओवरऑल आंसर लिखा सर जाता। साइंस में सबसे पहली चीज तो साइंस में अब 3, 5, 11 के पैटर्न पे पढ़ना बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछना बंद कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, किसी भी चीज के पीछे क्यों लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं आगे, और वो सवाल चेंज हो जाता है। और हम जब रटे रहते हैं 5 नंबर के हिसाब से, और जैसे ही सवाल जरा सा घुमाया हमारा आंसर फ्रेम नहीं हो पाता, मामला गड़बड़ हो जाता है। बेसिक चीज है बेटा, सॉलिड कंटेंट पढ़ो, सॉलिड कंटेंट को सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझ के चलो, ताकि दिमाग में रिटेन करे, और आंसर राइटिंग की भरपूर प्रैक्टिस करो। बेटा साइंस के कोर यूनिट केवल ये 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद कोई यूनिट साइंस की कोर नहीं है। अगर आप इसको देखोगे, ये पूरा पोर्शन आप प्री में पढ़ चुके होते हो, कंप्लीट प्री में पढ़ चुके होते हो। इसका ये वाला पोर्शन आप प्री में पढ़ चुके होते हो, तो डरने की क्या जरूरत है। प्री में आपने सर बच्चे ने प्री में सोशल मीडिया के पूरे एग्जाम्पल पढ़ लिए। मेंस में तो यही पढ़ना है कि युवाओं का दोस्त है कि शत्रु। इसमें एक थोड़ा सा यूजेस एनालिसिस, वो वाला मामला मेंस में आ जाएगा। सर ई गवर्नेंस प्री में फैक्ट पढ़ लिए हैं, मेंस में तो यही बात करेंगे ना। ई गवर्नेंस जो सरकार ने अभी किया है, गवर्नमेंट ने किया है, वो कहां तक जमीन पे दिख रहा है और कहां तक नहीं दिख रहा है, सिग्निफिकेंस आ सकता है। ई गवर्नेंस के हम वो देख सकते हैं एप्लीकेशंस कहाँ है। और जैसे सर ये मुझे दिख रहा है कि इस वाले मेंस में शायद पूछा भी था इनपुट आउटपुट डिवाइस के डिफरेंस। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंसेस वगैरह का। अब ये स्टोरेज वाले में क्या छोड़ के चले आएंगे, और फिर वो अलग अलग रैम रोम के डिफरेंस आ गए। सर आजकल तो सीन वो चल रहा है जो स्कूल में नहीं होता था। हम लोग जो टॉपिक छोड़ के जाते थे उससे पेपर में क्वेश्चन दिखते थे। पता नहीं आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, बच्चे जो बताते हैं सर इसको हल्का समझ के छोड़ के गए तो उससे क्वेश्चन दिख गया। बेटा पहले 2019 के पहले तक इस पूरी साइंस का, मैथ्स हटा दो तो वेटेज होता था लगभग सर 135 मार्क्स, इतना ही होता था। और अब उसी साइंस का जिसका पहले 135 होता था, अब उसका वेटेज बढ़ के हो गया 270। अब छोड़ नहीं सकते, हर यूनिट से 30 नंबर है, किसी को भी छोड़ नहीं सकते। जहां छोड़ोगे वहां फंसेंगे। पेपर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, बच्चे बोल रहे हैं क्वालिफाइंग रुकवाता है, मैं बोल रहा हूं ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। इसलिए स्कोरिंग है क्योंकि इसमें सॉलिड मार्किंग होती है। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, ये मैथ्स वाले टीचर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ये यूनिट नंबर 5 है सर। मैथ्स से 30 नंबर की है, जिसमें से 1-2 डेफिनेशंस फंसेंगी, बाकी गणित के सवाल फंसेंगे। ये वो टॉपिक है जो 100% मार्किंग कराएगा सर। इसी में ये टॉपिक हेल्थ वाला यूनिट नंबर 6 सर, इस 30 नंबर का टॉपिक है। आप सोचो कितना लड्डू टॉपिक है 30 नंबर का सर। ये दिख रहा है इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग, कंटेजियस डिजीज। ये संक्रामक रोग यहां पे देखने को मिलेगा, यही बीमारी आपको देखने को मिलेगी बायोलॉजी के अंदर, फिर वापस देखने को मिलेगी डिजीजेस, बीमारियां। और सर यही बीमारियां आपको देखने को मिलेगी पेपर 2 पार्ट भी यूनिट नंबर 5 में, WHO के जस्ट ऊपर। तो एक ही बीमारी है, वो 3 जगह है। यहां मुझे दिख रहा है ये हीनताजन्य रोग, फिर आ गया सर। सिंपल है, एक ही बीमारी है जो 4 जगह हो गई। अगर इसको एक बार में सॉलिड पढ़ लोगे बेटा, कहीं से भी फंसेगा 5 नंबर 3 नंबर तो देखे जाएगा। तो मेहनत एक बार है और आना बार बार है। मोटे मोटे तौर पे सर मुझे मतलब मैं इजी कर देता हूँ जी सर। कि सर का ऐसा कहना है कि एक एक वर्ड को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बारे में हम कितना जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके टाइप्स, उसके थ्योरीज वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक थोड़ा सा वो भी है कि सर का ये कहना है कि जो 3 यूनिट है उनको थोड़ा फोकस करके, थोड़ा आपको अगर साइंस वीक है तो उसको कर लो, बाकी आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बोलो कि बाकी की 7 यूनिट इस टॉपिक से इजी है। चलो एक समस्या ये भी होती है, अगर मैं जितना समझ पाता हूँ कि आर्ट्स के बच्चों से मैथ्स की समस्या, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड वालों से बहुत सर। तो हम वो 30 नंबर के पीछे ना भागे, तो हम आगे वो 6 यूनिट तो रखिए हमारे पास, हम उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर ये बात जरूर है। गणित के बारे में तो कहना चाहूंगा कि हम मतलब कितने लोग मुझसे सहमत होंगे नहीं होंगे, मेरा खुद बायोलॉजी रहा, पीएमटी रहा, फिर मेडिकल फील्ड में रहा। बायो लेने का कारण यही था कि गणित का डर था जी। तो गणित का डर तो बनता है, पर बेटा अगर एक हिंदी में कहावत होती सर, ओखली में सर दिया तो चोट से क्या डरना, मूसलों से क्या डरना। मूसलों से क्या डरना, जब आ ही चुके हैं तो फिर करना तो पड़ेगा। बेटा साइंस का डर ना बनाओ ना। तो इसमें लड्डू से टॉपिक है। इसमें पिछली बार पूछ लिया था टीकाकरण कार्यक्रम की जगह टीकाकरण का शेड्यूल, वैक्सीनेशन शेड्यूल पूछ लिया था। अब अगर ये टॉपिक है तो शेड्यूल पढ़ना तो पड़ेगा। एक सर मतलब सजेशन है प्लीज सर कि जैसे अगर हम यूनिट 1 है जैसे फिजिक्स से शायद
यूनिट 1 चालू कर दे और उसके साथ इधर पीछे से यूनिट 10 चालू कर दे। हाँ सर। तो वो एक साइंस का लोड भी कम हो जाएगा कि उधर से हमने फिजिक्स के 2 घंटे टॉपिक पढ़ लिए, बिल्कुल सर। फिर इधर से यूनिट 10 पढ़ते हैं तो आपको ये लगेगा कि पेपर 3 तो इजी है सर। इसमें ये भी कर सकते इसमें आप मर्जिंग कर सकते हो इन टॉपिक्स की, जैसे आप मर्जिंग कर सकते वही हो मैं बायोलॉजी merging के आप थोड़ा साथ सा- हेल्थ की। हाँ, इनको मर्जिंग बता दीजिए। मर्जिंग सर, बायोलॉजी के साथ आप मर्जिंग कर सकते हो हेल्थ की, बड़ा आसान हो जाएगा बेटा। बायोलॉजी के बाद आप चालू कर सकते हो एक तरफ फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ आप चालू कर सकते हो टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिंपल पड़ता है, फिजिक्स टफ पड़ता है। आप कर सकते हो। आप ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप ला सकते हो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो ईवीएस। कैसे समझा रहा हूं बेटा। बायोलॉजी पढ़ ली तो आपका ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप जो कंसेप्ट होते हैं क्लियर हो चुके हैं। बायोलॉजी पढ़ ली तो आपके ऊपर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। आप केमिस्ट्री पढ़ लिए तो आपको पोल्यूशन समझ आ जाएगा, बेसिकली कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कैसे जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जल रहा है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा, उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ईवीएस में। तो ये लड्डू बन गया ईवीएस, किसकी दम पे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपने पढ़ लिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी पे आप प्रक्षेपण यान प्रोजेक्टाइल जो मोशन के लिए बनते हैं आपके, उनके बारे में बात करोगे तो आप पीएसएलवी जीएसएलवी तो आसान हो जाएगा कि वो गति कैसे कर रहे हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा। सर एक क्रम होता है, बायो पढ़ ली फिर बीमारियां पढ़ रहे हो तो उसी सिस्टम की बीमारियां आसानी से हो जाएंगी। और जिसको कभी भी खा सकते हो वो छोटा सा लड्डू है कंप्यूटर, जिस दिन चाहो बेटा खा लेना, क्योंकि प्री में मैक्सिमम पोर्शन हो चुका, बाकी केवल फैक्ट है। इस बायोलॉजी के दम पे हेल्थ हो गई, फिजिक्स के दम पे टेक हो गई, बायो केमिस्ट्री के दम पे ईवीएस हो गई। और जब ये हो गया, केमिस्ट्री भी हो चुका है, ईवीएस भी हो चुका है, तब जाके आप उठा लो एनर्जी। केमिस्ट्री में हम कोल पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ कोल पढ़ लेते हैं, आपका बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट सब पढ़ लेते हैं। वहां पे फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम की, उसी को लाके एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे कि कौन सी ग्रीन एनर्जी है कौन सी ग्रीन एनर्जी नहीं है। हम फिजिक्स में पढ़ लेते हैं डायनामो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसी को कन्वर्ट कर देंगे टरबाइन के अंदर। अगर लिंक करके पढ़ोगे तो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ, सर वो नहीं है एक चादर का कोना पकड़ लिया तो खिंचते चले जाते हैं, पर डरोगे तो बेटा ये नहीं करने देगा। और एक और चीज है कि एक जो ओवरऑल एस्पिरेंट्स को लगता है पेपर 3 का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप देखोगे ना पेपर 2 का सिलेबस ज्यादा बड़ा है, पेपर 3 का सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू कट दिया हुआ है। बिल्कुल सर, है ना, तो वो आपने जो बात हुई वर्ड पकड़ के पढ़ो तो बहुत ईजी हो जाएगा उससे। सर ईमानदारी से पेपर 2 के सिलेबस के आगे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है वो बहुत ही वास्ट है। बस सर यहाँ पे डर बनता है, डर है बस। अगर आप डर से जूझ गए बेटा तो आपका कार्यक्रम बन गया। प्लस ये मार्किंग सब्जेक्ट है, इसमें फैक्ट्स की वैल्यू तो है एक्चुअल में, पर कंसेप्ट में बोए हुए हैं, एकदम पिरोए हुए हैं सर। अगर एक बार धागा खींचना आ गया तो पूरा खींचता चला जाता है। जैसे यूनिट 10 है जी सर, हम जो जियोलॉजी है इसमें, है ना, वो आपका पार्ट नहीं है, लेकिन जी फिर सर, भी आपसे थर्ड पेपर की बात बिल्कुल हुई। सर। तो जैसे जियोलॉजी वाला पार्ट है सर, तो जैसे जियोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, हाँ सर, इजीली बन जाते हैं कि बिल्कुल हम सर। कीवर्ड्स लिख लेते हैं, कोल का फॉर्मेशन, तो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया कि प्रेशर आया, फिर ये रॉक्स के नीचे, फिर ऐसे इस तरीके से मैंने प्रोसेस लिख दी, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल सर। तो क्या हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के थॉट में होता है शॉर्ट नोट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यहाँ पास, तो प्लीज सर। सर साइंस पूरा फ्लो चार्ट पे ही चलता है, साइंस इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस बेटा हमेशा श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चेन रिएक्शन होती है, एक के बाद दूसरी चीज होती है। सर वो उनको एकदम फ्लो चार्ट्स के एग्जांपल वगैरह आप बना के बताए थे कि ऐसे टाइप के टॉपिक, जैसे सेल का है तो सेल के आप शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हो? सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं थोड़ा टफ ही उठा लेता हूँ, सिंपल वाला क्यों उठाऊं सर। अगर बात की जाए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए सर, बेटा मेरी राइटिंग पे और मेरे डायग्राम पे बिल्कुल मत जाना, पूरा नाम डॉक्टर अनमोल पाठक है तो मुझे अलाउड है खराब राइटिंग लिखना। अगर सर इसकी बात की जाए तो बड़ा टफ लगता है लोगों को, सिस्टम कैसे पढ़े सर। एकदम सिंपल सा कार्यक्रम बनता है सर, स्टार्टिंग ओरल बक्कल कैविटी से होता है सर, यहीं पर लिख लेना कौन कौन से एंजाइम लिबरेट हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम सिक्रिएट हो रहे हैं। इसी जगह अगर एंजाइम के नाम लिख लेंगे तो यहीं पे लिख लेंगे कि भाई साहब आया कौन सा था, स्टार्च, और स्टार्च टाइलिन एंजाइम की मदद से किसमें कन्वर्ट हो गया, माल्टोज। तो जीवन में केवल लिखे हुए 3 शब्द स्टार्च, टाइलिन और माल्टोज, यहां पे लिखने से याद रह जाएगा कि बक्कल कैविटी या मुख गुहा में किसका पाचन होता है, स्टार्च का। तो यहीं पे खत्म हो गया। आगे आ गए स्टमक, स्टमक पे पास आके लिख लीजिए प्रोटीन
प्रोटीन कौन बनाया, कौन तोड़ा, पेप्सिन, और क्या बना दिया, अमीनो एसिड। तो हमेशा याद रहेगी लोकेशन कहाँ है, हम स्टमक किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन को, क्या बना रहा है, अमीनो एसिड, यहीं पे लिख लीजिए। फैट, फैट के ऊपर काम किया गैस्ट्रिक लाइपेज, और गैस्ट्रिक लाइपेज ने उसको बदल दिया फैटी एसिड। सर ये रिएक्शन भी याद रह जाएगी, लोकेशन भी याद रह जाएगी, शब्द लिखें केवल 9, एक डायग्राम 9 शब्द। इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो फैलाना तो हमको आता ही है, आसानी से इसको पढ़ा लेंगे तो सिंपल हो जाता है सर। बस वही मैंने बोला सर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बन सकते, जहां जहां देखो जैसे सर ने ये बताया, तो मुझे ऐसा लगता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आप बना सकते हो सर, कि पूरे एक साइड साइंस के मेल का बना लिया, एक साइड आपने से फीमेल के बना लिया, तो ऐसे करके वो बना सकते हैं। दूसरी बात आप देखोगे कि पूरा 5-6 नोट्स में पूरे सिस्टम एक साथ बना लो सर, पूरे, है ना? मतलब मेरे को ऐसा लगता है बायो में एक एक करके एक पेज में सिस्टम के बना सर लो। मैंने बायो का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा इंजीनियर्स को डर लगता है बायो से, जी सर, कि भाई कैसे, हमारे बस की नहीं है। सबसे सिंपल है भाई, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसको सबसे पहले स्टार्ट कर लो, कंप्लीट करके खत्म करो, उसका डर खत्म, बाकी का तो डर बचेगा ही नहीं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के थॉट में साइंस को लेके होता है सर, जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ है, जैसे अगर हम और आप ही जब एस्पिरेंट थे उस हिसाब से देखें, तो क्या हमने प्रीलिम्स में जो नोट्स पढ़े फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, बच्चे क्या करते हैं कि उसको रख के मेंस के लिए मटेरियल ढूंढना चालू कर देते हैं पागलों की तरह। तो क्या उन नोट्स का किस तरीके से हम प्रीलिम्स के नोट्स का मेंस में यूज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, तो उसके बारे में? सर बिल्कुल प्रीलिम्स के नोट्स का मेंस में यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कंप्यूटर के थ्रू इसका एग्जांपल दिया था आपको कि इतना पोर्शन तो हम प्री में पढ़ के आ ही चुके हैं। सर अगर बात की जाए ईवीएस की, ये रही ईवीएस की यूनिट। सर ईवीएस की ये यूनिट में अगर बात करें तो यहां पर लिखा होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, यहां पे लिखा होना चाहिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सर ये पूरा टॉपिक तो अपन ने प्री में निपटा रखा है। बेसिकली सर वही में कि जैसे आप क्या बायोडाइवर्सिटी आपने जितने भी कार्टेजन प्रोटोकॉल वगैरह सब पढ़ रखा है, तो ये अगर मेंस के आंसर्स में ये नहीं रहेंगे तो आपका मेंस का आंसर बहुत हल्का रहेगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रीलिम्स के नोट्स को साथ रखना ही सर फैक्ट तो चाहिए ही चाहिए, इवन यहाँ पे उसको और डिटेल करना है। जैसे सर जैसे इन्वायरमेंट की बात कीजिए ना, हम पोल्यूशन पढ़ के आए हैं प्री में, सर इस पोल्यूशन के बेसिस पे आधा इन्वायरमेंट हो जाता है। जैसा मैंने एक कॉपी ऐसी बच्चा लेके आया था, तो उसने साइंस के में क्या न्यूटन्स के जो तीनों लॉ होते हैं न्यूटन के वो लिख के लाए, तो मैंने उससे बोला प्री पढ़ा है कि पढ़ा है, बोले मैंने उन मटेरियल रख दिया, नया एक नोट्स उठा के लाया। हाँ, सर तो मैंने हम प्री के नोट से पढ़ते तो हम ईयर ही पढ़ते और हम वो प्रिंसिप या बुक के नाम भरेंगे। अगर आप सोचो मेन से उसको इंट्रोडक्शन दे दे कि प्रिंसिप या बुक में न्यूटन ने तीनों लॉ दिए, तो वो आंसर कितना बेहतर होगा। सर फैक्ट की वैल्यू बढ़ने से नंबर बढ़ते हैं। सर एक दिक्कत साइंस के सिलेबस में यह है कि इसका जो सिक्वेंसिंग है ना वो बड़ा अजीब सा है। जैसे सिक्वेंसिंग के एग्जांपल में दूं, इनने बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक दिया है सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, दैट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बच्चा जब पढ़ता है तो सिलेबस अपने क्रम से पढ़ता है, और ये टॉपिक सूक्ष्म जीव तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो सर थोड़ा सा हर यूनिट में, सिर्फ 1, 2 और 3 यूनिट में आपका समय थोड़ा लेंगे, बच्चों को ये बता दो कि जैसे बायो में सबसे पहले कौन सा टॉपिक कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिजिक्स में कौन सा कर ले और इसमें कौन सा कर ले। बिल्कुल सर जी। अगर सर ने जैसा आदेश किया है वैसे बात करता हूं। अगर बायोलॉजी की बात की जाए भाई, तो बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं जूलॉजी से या फिर जंतु विज्ञान से। तो क्रम भी उसी हिसाब से सेट करना चाहिए, सिंपल से क्रम ऐसा होना चाहिए भाई कि जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा है वो अगले का बेस बनाए, और बिल्डिंग हम एक के ऊपर एक खड़ी करते जाए। बेस मजबूत नहीं होगा काम नहीं होगा। बायोलॉजी की स्टार्टिंग का तरीका एक ही है, कोशिका या सेल। सेल आपको बेसिक बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देगा, हमारा टॉपिक में लिखा हुआ भी टॉपिक है हमारे सिलेबस में। इसके बाद सीधे जाओ बेटा पोषण या न्यूट्रिशन पे। अगर पोषण या न्यूट्रिशन हो गया तो आपको पता चल गया कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, सब पता चल गया। और अगर ये पता चल गया तो फिर सर सीधे देखना चाहिए बच्चों को जूलॉजी के सिस्टम्स, क्योंकि सवाल सिस्टम पे ज्यादा आते हैं। पिछली बार 11 नंबर में सवाल आया थायराइड का स्ट्रक्चर, उसके पहले लॉन्ग आंसर आया अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। आए दोनों सिस्टम पे, और सिस्टम को अलग अलग नाम में इनने बांट के रखा है। जैसे इनने कहीं पर बांट दिया है इसको किस नाम से, परिसंचरण मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, कहीं पे बांट दिया है प्रजनन, कहीं पे बांट दिया मानव शरीर के अंग और संरचना कार्य प्रणाली, वहीं विटामिन अलग कर दिया, हीनताजन्य अंतःस्रावी हार्मोन अलग, पर है जूलॉजी। मेन वेटेज बनाएगा जूलॉजी। हम फोकस करने लगते हैं मेन वेटेज किस पे, सूक्ष्म जीव पे। हम सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं जंतुओं के वर्गीकरण पे। सर आज तक के इतिहास में 3 नंबर का सवाल आया समुद्री गाय।
ये समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, दो में से कुछ एक, मैं कंफ्यूज समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा, केवल एक ही आया सवाल 3 नंबर का, उसके अलावा वर्गीकरण से कोई सवाल नहीं आया। कम से कम 10 पेज का है और सवाल दिया कितना, 1। और अगर इस टॉपिक से सर 11 नंबर का आया ना, वो क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, तो वो क्लासिफिकेशन पूछेगा डिटेल, इसके अंदर जाने वाला नहीं। और अगर डीप पहुंचा तो ठीक है भाई, एक सवाल सबसे नहीं बन रहा, वो कट ऑफ तो डिसाइड करेगा नहीं। जी जी। तो सर पहले कंप्लीट कर लिया जाए जूलॉजी, और जूलॉजी के बाद फिर बाद में जाया जाए कौन से टॉपिक पे, बॉटनी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और आखिरी में जो टॉपिक देखे जाए वो होंगे कौन से, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आखिरी में होता है सर सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा जिसकी वेटेज कम उसको पीछे, प्लस ये बेस बनाएगा। अगर सेल समझ आ गई, टिश्यू समझ आ गए तो सब कुछ समझ आ जाएगा। पहले ये पढ़ते रहो, कुछ समझ नहीं आना, वायरस पढ़ने के बाद बाकी क्या चल रहा है। तो सीक्वेंसिंग भी बहुत मैटर करती है। ठीक है। और सर फिजिक्स का थोड़ा सा, सर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा। सर फिजिक्स का बिल्कुल सर। जी सर फिजिक्स में सबसे पहले दे रखा है कार्य बल एवं ऊर्जा, बच्चा सीधे चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे बेसिक जो शुरुआत होती है फिजिक्स में सर, वो होती है ये, मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं सर। हाँ वही नंबरिंग सबसे पहले ये होती है सर, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, सर वो न्यूमेरिकल पूछ रहा है 3 नंबर और 5 नंबर में, और खेल एक ही चीज में रहा है, यूनिट चेंज कर देता है। आदमी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता है, आंसर दे देता है, लेकिन ये मैच ही नहीं करता कि एक में किलोमीटर था, एक में मीटर था, चेंज करना है। वो खेल रहा है सर यूनिट्स पे। इसके बाद सर होगी दूसरे नंबर पे ये, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए आसानी से तो आप जा सकते हो तीसरे नंबर पे इस टॉपिक पे। बेसिक फिजिक्स का हिस्सा है सर। अब नीचे वाले टॉपिक देखो तो सबसे बड़ा सिलेबस देखने को मिल रहा है ध्वनि का। ध्वनि परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य अश्रव्य ध्वनि, शोर, संगीत, ध्वनि संबंधी शब्दावली, आयाम, तरंग, कंपन की आवृत्ति। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट आता है लाइट, जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। लाइट का सिलेबस उन्होंने दिखाने के लिए बहुत छोटा रखा है, लेकिन सर इधर देखेंगे तो दर्पण, मिरर, लेंस। सर दर्पण की बात की जाए तो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेंस की बात की जाए तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और उसमें दोनों पे उसने बात की है इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब निर्माण। सबसे बड़ा ये है। जी सर। सर और थोड़ा सा मेरे जी सर, मुझे इतना आप लोगों के लिए समझ में आता है कि अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन सिलेबस में ही है, विभिन्न प्रकार के सेल। बिल्कुल सर, है ना, टाइप ऑफ सर्किट्स, ये क्वेश्चन बन गया है ना। फिर उसने पूछा चुंबक के गुण, ये आ चुका है। कृत्रिम चुंबक का निर्माण, उसका उपयोग, 11 नंबर का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेंस में। तो बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसे मिल जाएगी, सर ने नंबरिंग कर ही दी है, तो ऐसे ही आपको इजी लगता है कि चुंबक का निर्माण वो तो मैं कर सकता हूँ, इसको आराम से कर लो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ ना, आज आप लिख दो घर पे बैठे बैठे, आप वीडियो देखते देखते वीडियो बंद करके कि मैं 5 ये इसका 5 नंबर के 10 पॉइंट लिख दो, आप नहीं लिख पाओगे, नहीं हो पाता सर। सिंपल दिखती चीजें दिखती नहीं बस इसको लेकिन एक बार पढ़ लिया तो बहुत इजी है। बच्चों के साथ सर एक और गलती होती है, वो टफ टॉपिक में पहले फंसते हैं। भाई साहब क्रम से पढ़ रहे हैं ठीक है, वो पहले फोकस करेंगे विद्युत पे, पहले चुंबक पे, 11th-12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो सर्किट में ही पागल हो जाएंगे। नाइटमेयर होता था हम लोगों के लिए जब प्योर साइंस के थे, उसके बावजूद भी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे ज्यादा नाइटमेयर होता था। और उसमें भी बच्चा जाके घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। बेटा जाएंगे पर पहले बेस तो कर ले, हम कॉन्फिडेंस इससे बढ़ा ले। हाँ? मीटर उसके टाइप, एक फॉर्मूला सर, C-0/100 इज इक्वल टू R-0/80, K-273/100 और F-32/180। उससे पूरे के पूरे तापमान के पैमाने कन्वर्जन हो जाता है सिंगल से। वहां से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो ऐसा है सर कि मेरा तो एक ही सजेशन है बच्चों के लिए कि बेटा किसको हटाओ, डर। और ये पेपर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है? पेपर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंबर 1 तो जिनको डर है उनका क्वालिफाइंग रुकवा सकता है, रुकवाया भी होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि सही से नहीं पढ़े। दूसरा, अगर आपने सब्जेक्ट को कमांड बना ली, सर ये 3, 4, 5, 6 जो पीछे के पेपर हैं ये डिसाइडर हैं रैंकों को ऊपर ले जाने में और फाइनल कट ऑफ को टच करने में भी और उससे अंदर जाने में भी। और एक और चीज की, अगर आप इसको बहुत तगड़े से तैयार करके हो तब भी नहीं बना तो आपको ये तब भी कॉन्फिडेंस देगा कि अपने से ये नहीं बना तो किसी से नहीं बना, किसी से भी नहीं बना होगा, है ना। तो ये पेपर डिसाइड नहीं करेगा कि ये अपने क्या है, और लेकिन बन गया तो फिर ये है कि आपको रैंक को जैसे 300 में से हम मान लो 220 तक नंबर मिलते हैं पेपर 3 में। इतने मैं देख चुका हूँ कई लोगों के 210, 200 भी जिनकी मार्कशीट देखी है 18 तक, 2018 तक। ठीक, तो थोड़ा सा इसको तो सर आप बस एक फाइनल क्रक्स देके कंप्लीट सर। वो 18 तक में एक और चीज था, बचाने के लिए इकोनॉमिक्स थी, अब नंबर वो हट चुकी है। 135 की साइंस 270 हो चुकी है, तो थोड़ा सा मामला इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। बेटा सिर्फ मेरा एक ही कहना है, हिम्मत करनी है, दिल से हिम्मत करनी है, डरना नहीं है। अगर डरे नहीं, पढ़ लिए,
ये पेपर 3 स्कोरिंग भी बनेगा, सिलेक्ट भी कराएगा, इसमें कोई डरने जैसी चीज नहीं है। साइंस को ज्यादा तकनीकी भाषा में पढ़ने की बजाय सिंपल वे में समझें, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करें ताकि कार्यक्रम बन सके। सर कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, ये तो सिलेबस था, कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी कि साइंस टैग के लिए स्पेशल पेपर स्टार्ट हो रहा है उत्कर्ष क्लासेस में 26 दिसंबर से। सर ये साइंस टैग का स्पेशल पेपर रहेगा जिसमें हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की क्लासेस चलेंगी, सेपरेट बैचेस होंगे और केवल साइंस के बच्चों के लिए होगा, जिसमें साइंस की कंप्लीट यूनिट कराई जाएंगी, नोट्स के साथ, आंसर राइटिंग के साथ, अपडेटेड नोट्स के साथ, ताकि करंट भी उसमें इन्वॉल्व हो सके। समझना, समझने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद आंसर लिख के देखना, ताकि हमारी कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो तैयार हो सके। उसके लिए कार्यक्रम चालू हो रहा है 26 दिसंबर से। साथ ही सर प्लीज, और ये कुछ हम लोगों के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। एमपीपीएससी मींस 2023 का टारगेट बैच 20 दिसंबर से, उसके अलावा ऑफिसर बैच जो चल ही रहा है हमारा प्री प्लस मेंस 25 दिसंबर से चालू हो रहा है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच है 26 दिसंबर से, एक फाउंडेशन बैच है 1 जनवरी से, और एक ये फाउंडेशन बैच 3 ईयर का जो 1 जनवरी से चालू कर रहे हैं। मतलब लगातार बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी को ऐसा लगता है कि हमें ऑफलाइन सेंटर में जाके भी तैयारी करना है तो आप यहाँ पर भी आके तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और कोई क्वेरी आती है पेपर 3 से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थर्ड पेपर को लेके लिख सकते हो। तो अनमोल सर उसके ऊपर आपको एक और वीडियो बना देंगे कि ये डाउट थे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, तो उसको सर एक और वीडियो ला देंगे कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो वो दिक्कत हमको आपके कमेंट से ही पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सर एक पॉजिटिव नोट पे आप खत्म कर दीजिए। बेटा हिम्मत करेंगे, पढ़ेंगे, अगर हिम्मत और मेहनत दोनों साथ में है, हमारा ऊपर वाला हमारे साथ है, रिजल्ट देगा। डर जो है, ये डर केवल दिमाग में होता है, इसको हटा दें। सर बचपन में बहुत डराया जाता था, मुझे स्पेशली बहुत शरारती था, तो कि शरारत नहीं मत कर वरना भूत आ जाएगा, बाबा पकड़ के ले जाएगा। दादाजी का एक कमरा होता था जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था, उसमें झूला था, क्योंकि उस कमरे के बाहर पर जाने नहीं देते थे, गिर जाएगा, और कहते थे कि इसमें भूत है, और मैं हमेशा मानता रहा भूत है। और एक दिन हिम्मत करके चला गया, खूब रोया सर। उस दिन पता चला भूत नहीं है, झूला है। उस दिन के बाद मेरा आज भी घर में वही कमरा है। तो जिस दिन सर डर हट गया तो साइंस स्कोरिंग है, साइंस तुम्हारा स्कोरिंग है, साइंस तुम्हारा स्कोरिंग है। चलिए थैंक यू सर, ऐसे ही गाइड करते रहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके थैंक यू। ओके।